बाजार में पैसे अगर निवेश करने हैं तो किस सेक्टर में जाएं और किस तरह के स्टॉक्स में खरीदें। कुछ लोग सलाह देंगे लार्ज कैप खरीद लीजिए, यानी बड़े वाले शेयर। कुछ लोग कहेंगे मिड कैप खरीदिए या स्मॉल कैप की सलाह मिलेगी। तो जो नया निवेशक है या जो पैसिव इन्वेस्टर है, जो रोज़ मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, उसके लिए एक अच्छा रास्ता ये होता है कि वो म्यूचुअल फंड के थ्रू जाए। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपके सामने यही एक चॉइसेस आएंगी कि आप लार्ज कैप में लगाएं, मिड कैप में लगाएं, या बहुत तरीके कम से कम 100-200 प्रकार के फंड्स हैं। लेकिन उसमें से अगर आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको मिड कैप में लगाना चाहिए क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ और आजकल बड़े फैंसी चल रही है मिड कैप की, तो कैसे चुना जाए। तो आज हमने एक फ़ंड चुना है, टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड। इस पर बातचीत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन फंड है, बहुत शानदार इसने प्रदर्शन दिखाया है। और ओवरऑल आप मिड कैप की दुनिया में जाएंगे तो डेफिनेटली अगर आप लंबे समय तक रुकते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलते हैं। अब ये सारी चीज़ें तय होती हैं कि आपका फ़ंड मैनेजर कैसा है, उसकी सोच क्या है, वो किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, मार्केट को कैसे ट्रीट करते हैं। इन सब पे हम इस शो में बात करते हैं और इस शो का प्रॉमिस भी है कि हम फंड मैनेजर को समझने की कोशिश करेंगे तो फंड अपने आप समझ में आ जाएगा। आज बातचीत करेंगे टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड के, और इस फंड के मैनेजर हैं सतीश मिश्रा जी। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फ़ायदेमंद फंड में। हम कोशिश करते हैं इस शो में कि फंड मैनेजर को समझा जाए, तो फंड को समझना काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन फंड में जाऊँ, मैं डिटेलिंग करूँ, उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त एज ए फंड मैनेजर मार्केट पर आपका अप्रोच क्या है। देखिए नीरज जी, अगर अभी आप मैक्रोस की बात करें तो ग्लोबल मैक्रोस में तो कैसा है कि यूएस में जो इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ये सारी प्रॉब्लम थी, ये काफी समय से चल रही है। और इनफैक्ट ये साल किसी को नहीं पता 3 महीने 6 महीने कब कट चालू होगी, बट बेसिकली कैलेंडर ईयर 2024 वो साल रहेगा जब इंटरेस्ट रेट कट होनी चालू होगी। तो उस पर्सपेक्टिव पे बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं लगता है मुझे। इनफैक्ट अगर ग्रोथ रेट भी आप देखें ग्लोबली तो यूरोप, चाइना, ये सब ग्रोथ रेट पे स्ट्रगल कर रहे थे। वहां से फर्दर मुझे सिचुएशन खराब होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अगर उस हिसाब से मैं कहूँ, एक है बात जियो पॉलिटिकल रिस्क को लेके। इनफैक्ट अभी हम लोग बात कर रहे हैं, 2 लड़ाइयां चल रही हैं, तो एक जियो पॉलिटिकल एक ऐसा केस है जिससे कुछ बहुत नेगेटिव आ सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है सिचुएशन स्टेबल रहेंगी एट ग्लोबल फ्रंट। और अगर इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप इंडिया के लिए देखें तो इंडिया में ग्रोथ काफी अच्छी है। और बेस्ट पार्ट है इस ग्रोथ का कि अगर आप इंडिया की अर्निंग ग्रोथ देखेंगे कॉर्पोरेट की, तो वो काफी सेक्टर से आ रही है। तो जब ग्रोथ काफी ब्रॉड बेस्ड होता है तो वो हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि ये काफी सस्टेनेबल है। और इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज भी आप देखोगे तो सारे ग्रोथ ओरिएंटेड है, चाहे वो PLI हो, चैंपियन सेक्टर, कैपेक्स। तो उस हिसाब से इंडिया में ग्रोथ सिचुएशन अच्छी रहेगी। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट की प्रॉब्लम इंडिया के लिए कभी उतनी ज्यादा खराब नहीं थी। और थर्ड मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है कि अभी जो ग्लोबल वीकनेस है डिमांड में, उसके वजह से ये क्रूड प्राइस अपना ये 80, 70, 90 के रेंज में है। तो मुझे लगता है जब तक ये क्रूड प्राइस 100 के नीचे है तो वो इंडिया के लिए भी काफी फेवरेबल है। तो अगर आप इस पूरे चीज को समराइज कीजिए तो इकोनॉमिक आउटलुक वाइज मुझे खराब नहीं लग रहा है। इंडिया इनफैक्ट रिलेटिवली काफी बेटर लग रहा है। थोड़ी सी चीज डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज 6 महीने पहले चीजें काफी अच्छी थी। तो वो एज ए फंड मैनेजर हम लोग को काफी केयरफुल रहना होता है जब हम लोग स्टॉक पिक करते हैं। बट अर्निंग ग्रोथ आएगी, और अगर मार्केट में अर्निंग ग्रोथ है तो काफी चैलेंजेस सॉर्ट आउट हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे फंड मैनेजर के सामने, खास तौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप वालों के सामने, क्या ये एक दुविधा है कि प्लेनिटी ऑफ चॉइसेस हो गई कि इतने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं कि कहाँ लगाएं, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसी में फिर लगा देते हैं जो पहले अच्छा लग रहा था, इस चक्कर में और महंगा होता जा रहा है। क्या ये है क्या? पार्टली ये है, लेकिन इसको पूरा समझने के लिए मुझे लगता है कि जैसे हम लोग नॉर्मली बात भी करते हैं कि मिड कैप का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि इसको आपको 2 पार्ट में समझना चाहिए। अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन की बात करें तो डेफिनेटली अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें तो मिड कैप ने लार्ज कैप को काफी अच्छे से आउट परफॉर्म किया है और वैल्यूएशन अभी प्रीमियम पे है। लेकिन अगर सिर्फ आप वैल्यूएशन की बात करते हो, ये हाफ स्टोरी है। सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी इज की अर्निंग ग्रोथ कैसी है मिड कैप को अगर आप लार्ज कैप से कंपेयर करो। जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है काफी ग्रोथ ओरिएंटेड है, कैपेक्स पे काफी कुछ हो रहा है, PLI पे काफी कुछ हो रहा है, अपने कंजम्पशन में प्रीमियमाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे ये बहुत सारे सेक्टर्स जो कि अभी ट्रेंडिंग है, और जिसमें जो सिर्फ नाम के लिए ट्रेंडिंग नहीं है, जो पॉलिसी सपोर्टेड ट्रेंडिंग है,
उसमें आप देखोगे कि मिड कैप काफी अच्छे से बेनिफिट करने वाला है। इनफैक्ट जैसे मैं आपको एक डेटा देता हूं, जैसे हम लोग कैपेक्स पीएलआई की बात करते हैं, उसके अंदर जो चैंपियन सेक्टर्स ये सब आइडेंटिफाई हुए हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे सेक्टर्स के लीडर मिड कैप कैटेगरी में पड़ते हैं। तो उस बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि अगर मुझे अगले 3 साल 5 साल का व्यू लेना है तो इवन अर्निंग ग्रोथ विल बी स्लाइटली हायर एज कंपेयर टू लार्ज कैप या ब्रॉडर इकोनॉमी। तो अगर कोई कैटेगरी आपको ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दे रही है तो कुछ हद तक आप उसमें हायर वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम जैसा पिछले 1 साल में जिस तरह का रिटर्न आया है वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का व्यू यहां से 3 साल 5 साल के लिए है तो ये कैटेगरी अर्निंग ग्रोथ को फॉलो करेगी जो कि अच्छी रहने वाली है और उसमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो पिछले 1 साल में आपने रिटर्न देखा है वो आप एक्स्ट्रापोलेट मत करो कि अगले 1 साल में भी वही आने वाला है। इंटरेस्टिंग। तो अब ये बताइए कि जैसे जब आप लोग अपनी रिसर्च टीम के साथ बैठते होंगे तो बहुत सारे लोग आइडिया लेके आते होंगे, सर देखिए ये बहुत सस्ता वैल्यूएशन पे है, कुछ लोग कहते हैं इसमें पी एक्सपेंशन भी बहुत बढ़िया होने वाला है, या इसमें देखिए पूरी टर्न अराउंड स्टोरी है, बहुत शानदार ग्रोथ आगे आएगी क्योंकि मैनेजमेंट का विजन बहुत अच्छा है। नेट स्टॉक कैसे चुनते हैं आप लोग, क्योंकि ये तो यहाँ तो बहुत सारे स्टॉक हैं, मतलब मिड कैप में चुनना और कठिन काम है क्योंकि हज़ारों शेयर्स हैं। तो कैसे डिसाइड करते हैं आप कि हमको इस फंड में इस स्टॉक को अपने लेना है या नहीं लेना है, क्राइटेरिया क्या रखते हैं आप? नहीं, ये बहुत अच्छा और बहुत टफ क्वेश्चन आपने पूछा है। तो इसको जैसे मैं अपना अप्रोच आपको बताता हूं तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, विच इज मिक्स ऑफ बोथ टॉप डाउन भी और बॉटम अप भी। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने मिड कैप कैटेगरी की मैं बात करूं तो कभी भी जब हम लोग बात करते हैं आप हमेशा देखोगे कुछ सेक्टर्स ऐसे रहेंगे जिनको मैक्रो सपोर्ट रहता है। जैसे अभी हमने पीएलआई की बात की, आप डिफेंस की बात कर लीजिए, चाइना +1 की बात कर लीजिए, प्रीमियमाइजेशन या इस तरह के इंडस्ट्रियल्स। तो जब भी हम लोग अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो सबसे पहले अप्रोच ये रहता है कि अगर आपके पास किसी ऐसे थीम में जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन, तो इस तरह के कई थीम्स होते हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ अगले 3 साल 5 साल में ये थीम काफी अच्छा करने वाला है। तो पहले तो आप देखते हो कि उस तरह के थीम्स में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि नहीं, इन्वेस्टेबल स्टॉक्स है कि नहीं विद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सारी चीजें, बैलेंस शीट ठीक ठाक हो। तो अगर आपको इस तरह का मिलता हो तो पहले आप उस तरह के भी सेक्टर्स को देखते हो। दूसरा फिर हम लोग क्या करते हैं, एक अप्रोच ये रहता है, जैसे अभी आप मिड कैप इंडेक्स देखिए तो आप देखोगे मिड कैप इंडेक्स ये काफी डाइवर्सिफाइड है एज कंपेयर टू लार्ज कैप इंडेक्स। यहाँ पे काफी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उस केस पे क्या होता है कि जैसे अगर अभी मैं कह रहा हूं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत डिफरेंट सेक्टर्स में आ रहे हैं, तो उस तरह के केस में आप हमेशा देखोगे जब ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तो बहुत सारे सेक्टर्स बेनिफिट करते हैं और उसमें एक इस तरह का कैटेगरी जहां पे मल्टीपल सेक्टर से कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग पहले तो ये अप्रोच रहता है कि आप टॉप डाउन में किसी भी सेक्टर को इग्नोर ना करें, उसको अच्छे से समझें कि यहाँ पे आपको हेडविंड्स है या टेलविंड्स है, उसके हिसाब से आप सेक्टर को पहले अपना शॉर्टलिस्ट करो। फिर उसके बाद सेकंड आता है तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहता है अर्निंग ग्रोथ पे। तो अगर कंपनी की अर्निंग ग्रोथ ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई मेजर इशू नहीं है, तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा वो स्टॉक पैसा बना के देता है। तो फिर पहले एक बार आप थोड़े सेक्टर पे श्योर हो जाते हो कहां पे आपको ओवरवेट अंडरवेट जाना है बेस्ड ऑन हेडविंड्स एंड टेलविंड। उसके बाद फिर हम लोग अपना जैसे अपनी रिसर्च टीम है और जहां पे हम लोग पूरे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों जाते हैं। बहुत ज्यादा हम लोग बायस नहीं होते हैं, जैसे आपने बोला कि प्राइस और ये सब से, क्योंकि हम लोगों का जो स्टॉक सिलेक्शन रहता है वो थोड़े एक लंबे पीरियड की रहता है। जैसे अभी मैं जो अपना पोर्टफोलियो बना रहा हूं तो मेरे व्यू में है कि अगले 3 से 5 साल वो कैसा परफॉर्म करने वाला है। तो बहुत ज्यादा हम लोग अपने आप को 3 महीने 6 महीने पे फोकस नहीं करते हैं और वैल्यूएशन पे मैं काफी ध्यान देता हूं। इनफैक्ट आप टाटा में मोस्टली फंड में आप देखोगे कि हम लोग वैल्यूएशन एट रीजनेबल प्राइस, तो गार्प हमारा है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, तो उस हिसाब से आप वैल्यूएशन को दिमाग में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को इस तरह से टिंकर करें कि आप ग्रोथ को कैप्चर करें लेकिन आप वैल्यूएशन में ओवरबोर्ड ना जाएं। गार्प और बाप 2 शब्द बहुत चलते हैं, बाय एट एनी प्राइस और रीजनेबल प्राइस पे। तो फंड मैनेजर को हमेशा वैल्यू ढूंढनी चाहिए क्योंकि होराइजन 3 से 5 साल का है। तो सतीश जी 3 से 5 साल के लिए आपको कौन सा सेक्टर लगता है कि यहाँ से बहुत प्रॉमिसिंग है? मैं आपको फंड दिख रहा था, इसमें आपके फाइनेंशियल्स में बुलिशनेस तो है, इंडस्ट्री से ज़्यादा आपने पैसे लगा रखे हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स में आप उतने बुलिश अब इस समय नहीं दिख रहे मेरे को लग रहा है।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैपिटल गुड्स पे मैं अभी भी बुलिश हूँ। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगले 3 साल के हिसाब से ये कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो स्पेस है वो इनफैक्ट काफी अच्छा करना चाहिए। और इसके 2-3 रीजन है। जैसे मैं आपको बहुत ब्रॉडर चीज बताता हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं कैपेक्स की या जितनी भी ये पीएलआई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आप इसमें नोटिस करो कि ये एक ऐसा टाइम है। तो ये जब हम लोग बात बोलते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसके 3 पार्ट होते हैं, पब्लिक कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स एंड पर्सनल कैपेक्स। ये एक ऐसा टाइम है कि जिसमें तीनों अच्छे से किक इन कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं एक डेटा देख रहा था, तो गवर्नमेंट कैपेक्स तो हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट का कैपेक्स आ रहा है, पर्सनल में भी रियल एस्टेट का हम लोग हाल देख रहे हैं, बट इवन कॉर्पोरेट कैपेक्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं एक डेटा देख रहा था 2023 में जो अपने लिस्टेड स्पेस की टोटल कैपेक्स थी वो 2011 के नंबर को क्रॉस किया 2023 में। मतलब ये कॉर्पोरेट कैपेक्स 10-12 साल के बाद अपना प्रीवियस पीक टच किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पूरा स्पेस है कैपेक्स, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इनफैक्ट एक और मैं एक डेटा पॉइंट बताता हूं बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप टोटल ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे एक डेटा देखेंगे, लास्ट ईयर का डेटा था वर्ल्ड बैंक का, जिसमें इंडिया $1 ट्रिलियन क्रॉस किया था, एंड दैट वाज सिमिलर नंबर जो चाइना ने 2002 में टच किया था। तो मतलब हम लोग 20 साल बाद 2002 का 2022 में हमने क्रॉस किया। तो मुझे लगता है कि ये अभी इंडस्ट्रियल कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग, इस थीम पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ। और पोर्टफोलियो में आप मुझे ओवरवेट देखोगे अगले 2-3 साल, और ये सारे साइकिल्स बड़े लंबे होते हैं। तो कई बार ऐसा हमें लगता है कि पिछले 1 साल में, 1.5 साल में पैसा बन गया है, इज इट अ टाइम टू कट योर पोजीशन। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अभी कॉर्पोरेट कैपेक्स 2023 में 2011 के नंबर को इसने क्रॉस किया। तो ये बड़े लंबे साइकिल्स होते हैं, ये 2 साल में खत्म नहीं होते हैं, कम से कम आप 5 साल बिल्ड कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये कैटेगरी अच्छा करेगी, अगले 2-3 साल में भी ये कैटेगरी काफी अच्छा करेगी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सेक्टर्स पे बात करेंगे जो 2024-2025 के लिए राइजिंग सेक्टर्स हो सकते हैं। करें टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड और इसके फंड मैनेजर सतीश मिश्रा से। जो सरकारी कंपनियां हैं हर सेक्टर में है, वो खासतौर पे पावर, कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रा में तो उतनी नहीं, प्योर इंफ्रा में, लेकिन कैपिटल गुड्स, पावर में तो बहुत सा डोमिनेंस उन्हीं का था, और उन्होंने बहुत पैसे बना के दिए लोग। तो आप लोग अपने फंड में ले रहे थे, या आपको लग रहा था कि यार शुरू से ही एक मतलब जिसको ना सौतेला व्यवहार पीएसयू स्टॉक के साथ पूरे मार्केट ने किया था, लेकिन इस बार उन्होंने ना धोखा दे दिया, मिस आउट हुआ किया आपने, या आपने ले रखा था? नहीं, हमने ले रखा है। इनफैक्ट मैं अपने गार्प में एक और चीज ऐड करूंगा, तो हमने गार्प में एक और एडिशनल ऐड कर लिया है कि वैल्यू विद ट्रिगर। तो वी डोंट गो विद प्योर गार्प। तो अगर कोई वैल्यू स्टॉक में भी हम लोग को ट्रिगर लगता है, तो जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो अभी भी देखेंगे तो आपको काफी पीएसयूज दिखेंगे। तो उस हिसाब से अपना एक बड़ा क्लियर अप्रोच है कि आपको कोई भी चीज अच्छी लगती है तो आपको छोड़ना नहीं है बिकॉज ऑफ एक पर्टिकुलर स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। तो वैल्यू भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रिगर होनी चाहिए। तो उसमें काफी वैल्यू स्टॉक्स बैठे, जैसे आप पोर्टफोलियो में नजर डालेंगे तो आपको कई दिखेंगे पीएसयू स्टॉक्स। तो वी आर वेरी हैप्पी विद पीएसयू रैली, वी डिडंट मिस इट। मतलब बहुत कम ऐसे मैंने फंड मैनेजर देखे जिन्होंने सच पीएसयू में बेट किया जिन्होंने, और उनको बहुत पैसे बने हैं। और अच्छा, अभी भी आपको लगता है पीएसयू यहाँ से चलेंगे, खासतौर पे पावर और कैपिटल गुड्स वाले? देखिए, मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी 2 कंपनी को सेम, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक होती है री रेटिंग स्टोरी, उसके बाद होती है कंपाउंडिंग स्टोरी। तो दोनों के लिए बड़े अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। जब आप री रेटिंग स्टोरी देखते हो तो आप देखते हो कितना पेसिमिज्म था, पिछले 10 साल में क्या हुआ, तो वो सारे पीएसयू के एडवांटेज चले गए। अब आपको उनको कंपेयर करना चाहिए जो नॉर्मल कंपाउंडिंग स्टोरी के लिए, जैसे आप एनालिसिस करते हो कि यहां से अर्निंग ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशन सपोर्टिव है कि नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रेच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्शनल ग्रोथ में भी आपको न मिले, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि दे हैव मेरिट। कि जैसे आप किसी प्राइवेट कंपनी को एनालाइज करोगे, आप सेम रेस्पेक्ट पीएसयू कंपनी को भी दो एनालिसिस में, और जो दोनों में अच्छे लगे ऑन कंपाउंडिंग पैरामीटर आप उसे अपने पोर्टफोलियो में रखो। इंटरेस्टिंग। एक सवाल मेरे मन में अभी आ रहा है, लेकिन उससे पहले एक सवाल पूछूंगा, फिर वो पहले ये वाला सवाल ये है कि जैसे पावर बहुत चला, इंफ्रा चल गया, कैपिटल गुड्स चल गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चल गया, मतलब कुछ बचा नहीं। क्या अब ये जो 2024 है इसकी नई थीम मेटल एंड माइनिंग है, और इसमें भी बहुत सारे पीएसयूज, बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इसमें नई थीम क्या ये आपको लग रहा है बन रही जिस पे आप लोग देख रहे हो, या आप लोग को लगता है कि ये थीम इतनी बड़ी थीम नहीं है?
देखिए नीरज जी, इसमें जैसे आपने जो पहला लिस्ट ऑफ सेक्टर्स बताया जिन्होंने बहुत अच्छा किया 2023 में, आप नोटिस करोगे वो सारे सेक्टर्स डोमेस्टिक ओरिएंटेड थे जिन्होंने बहुत अच्छा किया। अगर आप मेटल्स माइनिंग जैसी सेक्टर की बात करते हो तो आप ये ग्लोबल एक कॉल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्लिकल है जिसमें चाइना का बहुत बड़ा रोल है, यूएस यूरोप का बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे फिर भी अभी लगता है, जैसे अगर मैं पोर्टफोलियो लेवल पे बोलूं तो मैं अभी तक तो थोड़ा स्लाइटली अंडर वेट ही हूं, क्योंकि इस तरह के ग्लोबल कमोडिटी सेक्टर्स को अच्छा करने के लिए आपको एक मेजर सपोर्ट आना चाहिए, चाहे वो चाइना से आए चाहे यूरोप से आए। तो वो ऐसा अभी नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट डेफिनेटली वैल्यूएशन इज अनदर फैक्टर। पर मुझे लगता है कि अभी भी जो डोमेस्टिक स्टोरी थे, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो पूरे हो गए। ओके, अब वो वाला सवाल एक ये मेरे मन में है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये रैली बनी है मिड कैप के स्टॉक्स की या सरकारी स्टॉक्स की या पूरे मार्केट में, जो ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी, क्योंकि बहुत सस्ते स्टॉक थे, 0.5 की बुक वैल्यू पे बैंक बिक रहे थे, 2, 3, 5 के मल्टीपल पे OMCs या BHEL जैसे शेयर बिक रहे थे। तो फंड मैनेजर के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, जब पैसा लगाना था, इधर ऑर्डर आग की खबरें आती रहती थी, तो चलो इस पे लगा देते हैं। एक अप्रोच ये होता है मार्केट में, इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सेल सीट के डेरिवेटिव्स पे जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, एक्सेल सीट ने कुछ बताया और हमने निवेश कर दिया, नो ब्रेनर है। डेटा करते हैं आप लोग, डेटा माइनिंग की और एक थीम बनी, ये इसको आप ज़्यादा तवज्जो देंगे या वाकई स्ट्रक्चरल चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज और डिमांड और एक तरीके से पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुई सेक्टर की, इसलिए ज़्यादा पैसा उन सेक्टर्स में आया? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो सेकंड फैक्टर है, ठीक है, वो है एक ऐसा फैक्टर जो सस्टेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ लिक्विडिटी ड्रिवन होता तब आपको ज्यादा डरने की जरूरत थी। यहाँ पे है कि आपको लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी मिली और उसी के साथ आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत अच्छे मिले, अर्निंग ग्रोथ आपको बहुत अच्छी मिली। आप फर्स्ट हाफ का अर्निंग ग्रोथ देखिए, 25-30% की अर्निंग ग्रोथ आई है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों चीजें एक साथ हो गई, इसीलिए हम लोगों को काफी अच्छा देखने को मिल गया रिटर्न पिछले 1-2 सालों में। लेकिन जैसा मैं यहां से भी बोल रहा हूं कि अगर आप कभी वैल्यूएशन की बात कीजिए, जैसे वैल्यूएशन एक बहुत ही रियल चीज होती है। अभी आप वैल्यूएशन की बात कीजिए, जैसे आप निफ्टी के वैल्यूएशन की बात करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के आसपास होगे, मे बी 5% 10% प्रीमियम होगे 19 के अगेंस्ट 20 टाइम्स, मे बी 1 ईयर फॉरवर्ड। इवन आप मिड कैप पे भी आओगे तो प्रीमियम 10-15-20% से ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेटली लिक्विडिटी हैज हेल्प्ड, बट अर्निंग ग्रोथ भी काफी अच्छे से सपोर्ट किया। और वही रीजन है कि अभी भी अगर मैं कह रहा हूं कि प्रीमियम 10% है, 15% है, तो डेफिनेटली ये प्रीमियम तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि प्रीमियम को लेके आप डर जाओ एंड आप अपने फंडामेंटल पॉइंट्स पे फोकस ना करो। तो मुझे लगता है कि वो पॉइंट फिर भी थोड़ा दूर है। लेकिन डेफिनेटली आपका वो एक पॉइंट बिल्कुल सही था कि 23 में जो कई स्टॉक्स थे जो बिल्कुल बिटन डाउन पड़े हुए थे, जिसमें एक हम लोग का एनालिसिस होता था कि यहां से डाउनसाइड नहीं है, वो में भी वो एनालिसिस अब काफी स्टॉक के लिए खत्म हो जाएगा। अब आपको सारे स्टॉक में ये भी एक एनालिसिस रखना होगा कि यहां से डाउनसाइड क्या है। डाउनसाइड तो बहुत हो सकता है, क्योंकि हर तरह के स्टॉक्स में एक तेजी बनी और चूंकि पैसा आ रहा तो लोगों ने देखा अच्छा ये सस्ता है, चलो इसी को ले लेते हैं, इसीलिए तो उस चक्कर में बहुत बड़ी। तो उसकी लर्निंग ये है कि अब वहां से डाउनसाइड बहुत ज़्यादा अगर जिसमें है तो उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो फाइनली फिर हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि 2024 की बिग थीम क्या है एज ए फंड मैनेजर, जिस तरफ आप देखना चाहते हैं कि 2024-2025 में क्या चलेगा, क्या थीम बनेगी बड़ी? देखिए एक तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक थीम तो बहुत स्ट्रांग है और इसमें इनफैक्ट मैं आपको एक दो बात बताता हूं। जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट कैपेक्स का कि 12 साल बाद हमने उसके पहले वाले नंबर को क्रॉस किया। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्या होता है कि जब आप इस तरह के बड़े थीम की बात करते हैं तो इसमें अभी क्या है कि आपको एक तो सिक्लिकल बेनिफिट है क्योंकि 10 साल बाद कैपेक्स हो रहा है, लेकिन कई नए नए थीम्स आ गए हैं जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल्स या फिर जो सोलर बैटरीज और ये सब हैं, मेक इन इंडिया, चाइना +1। तो कई ऐसे थीम्स आ गए हैं जो कि सिक्लिकल से अलग हैं। तो मतलब है कि आपके पास सिक्लिकल सपोर्ट भी है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको एक जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स इंडस्ट्रियल है ये तो डेफिनेटली आपको 24-25 मुझे लगता है अगले 2-3 साल के लिए, बट डेफिनेटली इसमें पी री रेटिंग आपको बिल्ड नहीं करना चाहिए। मोस्टली यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ ड्रिवन आपको रिटर्न मिलेगी।
दैट इज वन। दूसरा मुझे लगता है जैसे फार्मा में भी आप मेरा पोर्टफोलियो देखोगे तो मैं यूएस फार्मा पे काफी ओवरवेट हूं पिछले लास्ट 6 महीने से। मुझे लगता है कि अभी भी वहां पे जिस तरह का प्राइस इरोजन है वो काफी कंटेन हो गया है, सिंगल डिजिट में वहां प्राइस इरोजन है, तो वो भी एक थीम मुझे लगती है कि अगले 6 महीने के लिए प्रॉब्ली ठीक करनी चाहिए। उसके बाद फिर कुछ थीम्स है जहां पे हम लोग वॉचफुल हैं, जैसे बैंकिंग फॉर एग्जांपल। बैंकिंग में भी हमें लगता है कि यहां से क्रेडिट ग्रोथ शुड बी स्ट्रांग। अगर आप कंट्री के लिए नॉमिनल ग्रोथ 10% प्लस बोल रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि कैपेक्स साइकिल यहां से रिवाइव होना है, तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिट ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए। बट वहां पे भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो जो मेजर पैसा बनना था वो बन गया है। यहाँ पे अगेन कौन कंपनी कितना क्रेडिट ग्रोथ करती है, किसकी एसेट क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये 3-4 थीम्स हैं जो 24 के लिए जहां पे हम लोग ओवरवेट हैं, और उसी के रिलेटेड एसोसिएटेड जैसे रियल एस्टेट हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, क्योंकि ये सारे बड़े इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपके कैपेक्स मैन्युफैक्चरिंग अच्छा करेंगे तो आपको लॉजिस्टिक भी अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल सपोर्ट करना है, फिनिश्ड गुड सपोर्ट करना है, पर्सनल कैपेक्स अच्छा है तो रियल एस्टेट अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है ब्रॉडर ये 3-4 थीम्स हैं जिसमें 2024 में वी आर बेटिंग बिग। और अगर मार्केट में पैसा बन रहा है तो रियल एस्टेट में तो तेज़ी बनेगी ही, क्योंकि वो पैसा जाके लक्ष्मी जी को वहाँ पे लोग बांध देते हैं। लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती हैं, तो रियल एस्टेट में फंसा दो तो रुक जाती हैं वो, ऐसा मार्केट में कहा जाता है। सतीश जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, बड़ी दिलचस्प बात रही और बहुत कुछ हमने समझने की कोशिश की। तो हमारे निवेशक यही जानना चाहते हैं कि फंड मैनेजर सोचते कैसे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हमने समझने की कोशिश की। हो सकता है दर्शकों को बहुत फ़ायदा हो, और जो लोग इस फंड में निवेश करना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन है कि आप थोड़ा लंबा 3 से 5 साल का नज़रिया बनाइए और इस फंड में आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि मिड कैप अभी भी फ्लेवर में है और वेल्थ क्रिएशन आपको ऐसे स्टॉक में बनती है जहां पे ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं होती है। लेकिन हाँ, 3 से 5 साल आपको रुकना भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते एक और नए फंड धन्यवाद नीरज जी। नए फंड मैनेजर से हम लोग मुलाकात करेंगे फायदेमंद फंड में।